शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। एपिसोड 1 के डिटेल्स में जाने से पहले हम फटाफट बोबा फेट की अब तक की कहानी जान लेते हैं। बट बोबा फेट की ब्रीफ टाइमलाइन में जाने से पहले आपको जैंगो फेट के बारे में पता होना चाहिए। गैलेक्टिक रिपब्लिक के टाइम जैंगो फेट एक निहायत ही माहिर बाउंटी हंटर था, दी बेस्ट। जैंगो फेट की पहचान थी उसका आइकॉनिक ब्लू एंड सिल्वर हथियारों से लैस मैंडलोरियन आर्मर। बट जैंगो पैदाइशी मैंडलोरियन नहीं बल्कि एक फाउंडलिंग था। फाउंडलिंग मतलब सिंपल भाषा में गोद लिया हुआ। जैंगो की भी लंबी बैक स्टोरी है जो कि अब थैंक्स टू जॉन फेवरो कैनन का हिस्सा बन गई। बट उसके ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। द बेस्ट बाउंटी हंटर इन द गैलेक्सी बनने से पहले जैंगो द मैंडलोरियन सिविल वार में भी लड़ा था, बट फिर आगे चलकर ये स्टैंड अलोन बाउंटी हंटर बन गया। तो टेक्निकली जैंगो फेट एक फाउंडलिंग मैंडलोरियन होने के बावजूद भी किसी क्रीड का हिस्सा नहीं था। अब क्योंकि जैंगो एक निहायत ही स्किल्ड योद्धा था, सिथ लॉर्ड काउंट डूकू ने जैंगो का डीएनए यूज करके इसके जैसे दिखने वाले लाखों क्लोन्स बनाए। बोबा फेट भी जैंगो के इन्हीं क्लोन्स में से एक है। जैंगो ने बोबा फेट को ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकालकर अपने बेटे की तरह पाला। मतलब उसके अंदर वो ऑर्डर 66 वाली चिप नहीं है, सो हाँ, उसे उसका बेटा कहा जा सकता है। यहीं से क्लोन वॉर्स की शुरुआत हुई थी। बोल सकते हैं कि जैंगो सेपरेटिस्ट स्टेट्स के साथ अलायंस में था, बट अगेन बाउंटी हंटर्स गुड या बैड नहीं होते, वो तो अपने अलग ही ग्रे एरिया में काम करते हैं। जैंगो फेट ने सेनेटर पैडमे अमिदाला को भी मारने की नाकाम कोशिश की थी, जिसके बाद ओबी-वैन इसके पीछे पड़ गया। अगर क्रोनोलॉजी समझें तो टेक्निकली अटैक ऑफ द क्लोन्स में ही हमने फर्स्ट टाइम बोबा फेट को देखा था, जब जैंगो और बोबा अपनी आइकॉनिक शिप स्लेव 1 में बैठकर ओबी-वैन से भाग रहे थे। यस, ये वही शिप है जो हमने मैंडलोरियन सीजन 2 एपिसोड 6 में देखी थी। ओबी-वैन इनका पीछा करते हुए प्लैनेट जेनेसिस पहुंचता है, जहां इसे पता चला कि जैंगो फेट का काउंट डूकू और सेपरेटिस्ट के साथ कोई कनेक्शन है। फिर यहीं पर जेडाइज और सेपरेटिस्ट के बीच चली लड़ाई में जेडाई मास्टर मेस विंडू जैंगो फेट को बोबा की आंखों के सामने मार देते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद बोबा फेट ने ठान लिया था कि एक दिन वो जरूर अपने पापा की मौत का बदला लेगा। उस हादसे के बाद से ही बोबा फेट सारे जेडाई से नफरत करने लग गया। क्लोन वॉर्स के दौरान इसने कुछ बाउंटी हंटर के साथ मिलकर विंडू को मारने की 2 नाकाम कोशिशें की थी, बट अंत में जेडाइज ने इसे पकड़ लिया। आगे चल के मेस विंडू पल्पतीन एके डार्थ सीडियस के हाथों मारा गया, अलेजिडली। तो समझ लो कि एक हिसाब से उसका बदला पूरा हो गया। फास्ट फॉरवर्ड टू द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। बोबा फेट भी अब जैंगो फेट की तरह ही एक रूथलेस बाउंटी हंटर बन गया। बोबा फेट ने अपने पापा के मैंडलोरियन आर्मर में थोड़े मॉडिफिकेशंस किए और रीपेंट करके उसे नया ग्रीन एंड रेड वाला आइकॉनिक लुक दिया। ओह बाय द वे, स्लेव 1 भी अब इसी के पास है। ये अब इतना पॉपुलर हो गया कि उसे डार्थ वेडर जैसे बिग गन्स अपने पर्सनल काम करवाने हायर करते हैं। लेया और बाकी रिबेल्स को डार्थ वेडर के हवाले करने के बाद बोबा ने हान सोलो को कार्बोनाइट प्रिजन में डालकर जाबा द हट के हवाले कर दिया था। फिर रिटर्न ऑफ द जेडाई के टैटूइन में चले रेस्क्यू मिशन के दौरान हान सोलो ने एक्सीडेंटली बोबा फेट का जेट पैक एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद बोबा जाकर सीधा सारलैक पिट में गिर गया। तब से लेकर अब तक सबको यही लग रहा था कि बोबा फेट उस सारलैक पिट में गिरकर मारा गया। बट द मैंडलोरियन टीवी शो ने यह कंफर्म कर दिया कि बोबा फेट जिंदा है। बोबा फेट किसी तरह सारलैक के पेट से बाहर आ गया और फिर टैटूइन पर अंडरग्राउंड होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। द मैंडलोरियन सीजन 1 के इवेंट्स के दौरान बोबा फेट की मुलाकात फेनेक शैंड से हुई, जो रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ी गई थी। बोबा फेट ने साइबरनेटिक इम्प्लांट की मदद से फेनेक शैंड की जान बचा ली, जिसके बदले शैंड इसकी सर्विस में जुड़ गई। किसी तरह बोबा फेट का वो आर्मर जावास के हाथ लग गया था और फिर द मार्शल ने जावास से वो आर्मर लेकर उसे अपने अवाम की रक्षा करने के लिए यूज किया। आई थिंक क्योंकि मार्शल उस आर्मर का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसीलिए बोबा फेट ने वो आर्मर उससे नहीं छीना। बट द मैंडलोरियन सीजन 2 एपिसोड 1 के एंड में दिनजारिन एके मैंडो ने मार्शल से वो आर्मर ले लिया, क्योंकि मैंडो का मानना है कि बेस्कार पर सिर्फ मैंडलोरियंस का ही हक है। जैसे ही बोबा ने देखा कि कोई उसका आर्मर लेकर टैटूइन से बाहर जा रहा है, वो उसे ट्रैक करते हुए टाइथॉन तक पहुंच गया। आई थिंक बोबा के पास ऑलरेडी अपने आर्मर को ट्रैक करने वाली कोई टेक्नोलॉजी होगी। फिर टाइथॉन पर मैंडो से मिलने के बाद बोबा ने इससे वादा किया कि अगर मैंडो ने उसे उसका आर्मर वापस दे दिया तो वो बदले में बेबी योडा की रक्षा करेगा। बोबा के आर्मर में लगे फैमिली रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद मैंडो को यकीन हो गया कि वाकई में बोबा फेट उसके आर्मर का हकदार है। बोबा को उसका आर्मर तो मिल गया, बट बेबी योडा को गिडियन के ट्रूपर्स उठा कर ले गए। अब जब तक बोबा और फेनेक शैंड ग्रोगू को मैंडो के हवाले नहीं कर देते, वो इसके कर्जदार हैं। ग्रोगू को छुड़ाने में मैंडो की मदद करने के बाद बोबा और फेनेक टैटूइन चले गए, जहां बोबा ने टैटूइन के करंट क्राइम लॉर्ड बिब फॉर्चूना को मारकर जावा की गद्दी पर कब्जा कर लिया। पहले जावा यहां पर राज करता था, फिर उसकी जगह बिब फॉर्चूना ने ले ली और अभी बोबा और फेनेक शैंड यहां के अंडरवर्ल्ड को संभालेंगे। अब आगे एपिसोड 1 की शुरुआत में हमने देखा कि बोबा जावा के पैलेस के अंदर बैक्टा टैंक एके हीलिंग चेंबर में पड़ा अपने जख्मों का इलाज कर रहा था।
इसी हीलिंग प्रोसेस के दौरान बोबा को उसकी पुरानी यादों के फ्लैशबैक्स आने लगे। ऐसे एक फ्लैशबैक सीन में हमें फाइनली इस सवाल का जवाब मिल गया कि आखिर बोबा फेट सैरलैक पिट से जिंदा कैसे बाहर आया। होश आते ही बोबा ने देखा कि वो सैरलैक के पेट में था। सैरलैक्स अपने खाने को बरसों तक हजम करते रहते हैं। बोबा ने फौरन पास पड़े स्टॉर्म ट्रूपर की डेड बॉडी से ऑक्सीजन ट्यूब ले ली और फ्लेम थ्रोअर की मदद से सैरलैक को अंदर से जलाकर बोबा फेट उसकी पिट से बाहर निकला। तो लेजेंड्स में ये कहानी पूरी तरह से अलग थी, बट कैनन में ऑफिशियली बोबा बिना किसी की मदद से अकेला सैरलैक पिट से बाहर निकला। बेस्कर आर्मर ने बोबा की जान तो बचा ली, पर इतने टाइम तक सैरलैक के डाइजेशन सिस्टम में रहने की वजह से बोबा की स्किन झुलस गई थी। पिट से बाहर निकलते ही बोबा बेहोश हो गया। रात में कुछ जावाज ने बोबा की इसी कंडीशन का फायदा उठाकर उसका बेस्कर आर्मर चुरा लिया। तो इस तरह से बोबा फेट का आर्मर मार्शल के हाथ लगा। सुबह होते ही कुछ टस्कन रेडर्स बेहोश पड़े बोबा को होश ले आए और उसे बैंथा के पीछे बांधकर अपना बंदी बनाकर कैंप ले गए। टस्कन रेडर्स ने बोबा को एक रोडियन कैदी के साथ बांध के रखा था। सामने टस्कन्स का पालतू जानवर मैसिफ इन पर नजर रखते हुए सो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बोबा ने खुद को छुड़ा लिया। फिर उस मैसिफ की नींद से जागते ही बोबा ने उसके दांतों से रस्सी काट ली और मैसिफ को बेहोश करके वहां से चला गया। बोबा उस रोडियन कैदी की भी मदद करने वाला था, बट बोबा का साथ देने की बजाय रोडियन ने चिल्लाकर टस्कन रेडर्स को चेतावनी दे दी। टैटूइन के रेगिस्तान में थोड़ा भागा दौड़ी करने के बाद टस्कन रेडर्स ने बोबा को पकड़ लिया, बट उसे मैसिफ के हवाले करने की बजाय उनके लीडर ने बोबा से लड़ने एक फाइटर को भेजा। बोबा फिलहाल बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं था। उस टस्कन फाइटर ने बड़ी आसानी से बोबा को हरा दिया। फिर सब ने पीट पीट कर बोबा को बेहोश कर दिया। बैक टू द प्रेजेंट टाइम। फेनेक शैंड की आवाज सुनते ही बोबा बैक्टर टैंक से बाहर आ गया। बाहर आते ही बोबा ने फेनेक को बताया कि उसके सपनों वाले विजन सब वापिस आ गए। फिर ये दोनों फटाफट तैयार होकर नीचे चले गए, जहां कुछ लोकल्स बोबा का स्वागत करने उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए थे। एक्विलिश प्रजाति के गेस्ट से मिलते ही दोनों समझ गए कि इन्हें जल्द से जल्द एक ट्रांसलेटर या C3PO जैसे कोई प्रोटोकॉल ड्रॉइड की जरूरत थी। एक्विलिश के बाद अगला नंबर डॉग स्ट्रासी का था। बोबा किसी जमाने में स्टैंडोशन प्रजाति के मेंबर के अंडर काम करता था। बरसों बाद ये अब उसका बॉस बन गया, बिग बॉस। डॉग की बातों से बोबा को लग रहा था कि वो उसे सटली धमकी दे रहा है। इस ऑलरेडी ऑकवर्ड मीटिंग को और ज्यादा ऑकवर्ड बनाने वहां पर मॉक शेयर्स का मेजर डोमो आ गया। मॉक शेयर्स मॉस एस्पा शहर और आसपास के इलाके का मेयर था। फेनेक शैंड ये देखकर गुस्सा थी कि मेयर साहब खुद आने की बजाय यहाँ बोबा की डिसरिस्पेक्ट करने अपने मेजर डोमो को क्यों भेज दिया। मेजर डोमो ने इस गुस्ताखी की माफी मांगते हुए कहा कि इनके बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेयर ने मेजर डोमो को यहाँ बोबा के लिए कोई गिफ्ट या ट्रिब्यूट देने नहीं भेजा है, बल्कि उसे बोबा से ट्रिब्यूट लेने भेजा है। यानी क्राइम लॉर्ड बोबा फेट मेयर को ट्रिब्यूट देगा। ये सुनते ही फेनेक की सटक गई। वो इस बंदे को वहीं मारने वाली थी, बट बोबा ने उसे रोक लिया कि ये भाई साहब शहर के मेयर के लिए काम करते हैं, फिलहाल इसे जाने दो, बट इस पर कड़ी नजर रखना। जाने से पहले मेजर डोमो ने दोनों को इनडायरेक्ट वार्निंग दी कि मेयर साहब इस बर्ताव का करारा जवाब देंगे। मेजर डोमो के वहां से जाने के बाद बोबा के सामने बिब फोर्टूना के गमोरियन गार्ड्स को पेश किया गया। बिब फोर्टूना से पहले ये गमोरियन गार्ड्स जावा के लिए काम करते थे। 8D ड्रॉइड ने इन्हें बताया कि बिब के मरने के बाद भी इन गार्ड्स ने सरेंडर करने से इनकार किया। ड्रॉइड को लगता है कि इन गार्ड्स को मारकर बोबा फेट को सबको मैसेज भेजना चाहिए कि मॉस एस्पा में अब नया क्राइम लॉर्ड आ गया। बट उन गमोरियन गार्ड्स की वफादारी को देखकर बोबा ने उन्हें मारने की बजाय अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। गमोरियन गार्ड्स फौरन मान गए। फेनेक शैंड को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से बोबा के अपोनेंट्स उसे कमजोर समझेंगे। फिर ये दोनों उन गमोरियन गार्ड्स के साथ मॉस एस्पा की सैर पर निकल पड़े। फेनेक शैंड को लगता है कि बोबा को भी बाकी क्राइम लॉर्ड्स की तरह लिटर यानी गार्ड्स के कंधों पर बैठकर आना चाहिए था। अगर इस शहर पर राज करना है तो यहाँ के तरीके अपनाने पड़ेंगे। लेकिन बोबा को ये नोबल मैन वाले चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं। बोबा और फेनेक यहाँ गार्सा फिप से मिलने आए थे, जो मॉस एस्पा में सैंक्चुरी नाम का कैंटीना चलाती है। गार्सा के कैंटीना में कुछ जाने पहचाने चेहरे म्यूजिक बजा रहे थे। कैंटीना में घुसते ही दो टॉयलेट्स इनके हेलमेट साफ करने ले गए। पहले तो फेनेक ने इनकार कर दिया, बट फिर बोबा ने रिवर्स ऊनो कार्ड खेलते हुए कहा कि अगर इस शहर पर राज करना है तो यहाँ के तरीके अपनाने पड़ेंगे। फिर उन्होंने गार्सा को बताया कि बोबा फेट ने बिब फोर्चूना को मारकर उसकी जगह ले ली, यानी वो अब इस शहर का नया क्राइम लॉर्ड बन गया। गार्सा भी बोबा को ऐसे बिना लीडर के ट्रैवल करता देख थोड़ा हैरान थी।
बट उसे बोबा से कोई प्रॉब्लम नहीं। गार्सा ने बोबा को दिलासा देते हुए कहा कि ये सैंक्चुरी अब पूरी तरह से बोबा के अंडर चलेगी, इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जाने से पहले गार्सा ने दोनों के हेलमेट्स को क्रेडिट से भर दिया, एक तरह का ट्रिब्यूट या गिफ्ट। जावा के क्राइम नेटवर्क में ऐसे ढेर सारे बिजनेसेस थे। फेनेक को लगता है कि बोबा को हर बंदे से ऐसे पर्सनली जाकर नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा करने से लोगों के दिल में बोबा का डर खत्म हो जाए। फेनेक खुद अकेली जाकर सब तक मैसेज पहुंचाएगी कि बोबा ने जावा की गद्दी पर कब्जा कर लिया। बट नहीं, बोबा को डर से नहीं रिस्पेक्ट से राज करना था। तभी इनके ऊपर कुछ सोल्जर्स ने हमला कर दिया। एनर्जी शील्ड्स लिए इन सोल्जर्स ने बोबा और फेनेक को चारों तरफ से घेर लिया और स्टन बैटन से उन्हें लगातार शॉक देने लगे। धीरे धीरे वो सोल्जर्स इन दोनों पर भारी पड़ने लगे, पर फिर गमोरियन गार्ड्स ने उन्हें बचा लिया। अपने साथियों को बुरी तरह से हारता देख 6 में से 2 सोल्जर्स वहां से भाग निकले। बोबा ने फेनेक को बताया कि एटलीस्ट एक को तो जिंदा पकड़ना। फेनेक ने मॉस एस्पा की छत पर पार्कोर खेलते हुए एक सोल्जर को जिंदा पकड़ लिया। दूसरी तरफ बुरी तरह से जख्मी बोबा ने गमोरियन गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वह उसे जल्द से जल्द बैक्टा टैंक ले जाएं। बैक्टा टैंक के अंदर जाते ही बोबा को फिर से फ्लैशबैक्स आने लगे। बोबा फेट की टस्कन रेडर्स के साथ वाली बैक स्टोरी। भागने की नाकाम कोशिश के बाद बोबा फेट फिर से टस्कन रेडर्स का बंदी बन गया। एक यंगलिंग टस्कन बोबा और रोडियन को अपने साथ ले गया ताकि वो रेगिस्तान में खोद कर पानी निकाल सके। इसी वाटर हंटिंग मिशन के दौरान इन्होंने देखा कि कोई अननोन गैंग फार्मर्स से उनका पानी चुरा रही थी। पानी लेकर जाने के बाद गैंग मेंबर्स ने उनके घर पर यह अजीब सा निशान बनाया। उस वक्त ये गैंग जावा के लिए काम करती थी। जावा के कहने पर ये यहाँ मॉइस्चर फार्मर या वेपर फार्मर से जबरदस्ती पानी वसूलने आए थे। लूक स्काईवॉकर के अंकल ओवेन भी एक मॉइस्चर फार्मर ही थे, इसीलिए इस फार्मर का घर भी ओवेन के घर से मिलता जुलता है। एनीवेज, गैंग के वहां से जाते ही बोबा और रोडियन फिर से खुदाई के काम में जुट गए। पानी की तलाश में रोडियन ने एक 6 लिम्स वाले रेप्टाइल मॉन्स्टर को जगा दिया। उस मॉन्स्टर ने रोडियन को मार दिया और फिर बोबा और यंगलिंग के पीछे पड़ गया। बोबा उस यंगलिंग की जान बचाने मॉन्स्टर के पीठ पर चढ़ गया और जंजीरों से गला दबाकर उसे मार दिया। बोबा और यंगलिंग उस मॉन्स्टर का सर लेकर कैंप वापस आ गए। वो यंगलिंग सबको उस मॉन्स्टर के साथ वाली लड़ाई की कहानियां सुना रहा था। इशारों से लग रहा था कि मॉन्स्टर को मारने का सारा क्रेडिट वो यंगलिंग खुद अकेला ही ले रहा था। बोबा फेट के इस कारनामे से खुश होकर टस्कन रेडर्स के लीडर ने उसे ड्रिंक ऑफर की, इंडिकेटिंग कि ये सारे अब साथ मिलकर काम करेंगे। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2, फेनेक शैन पिछले एपिसोड में पकड़े कैदी को लेकर बोबा के पास चली गई। जान से मारने की धमकी देने के बावजूद भी ये बंदा मुंह खोलने को तैयार नहीं था। फिर ईडी ड्रॉइड ने इन्हें बताया कि इनका कैदी ऑर्डर ऑफ द नाइट विंड ग्रुप का असासिन है। ये लोग किसी से नहीं डरते। इस बात को चेक करने फेनेक शैन ने उस असासिन को रैंकोर के पिंजरे में गिरा दिया। रैंकोर का नाम सुनते ही असासिन के चेहरे का रंग उतर गया। इससे पहले कि उसे रैंकोर का शिकार बनाए, असासिन ने मुंह खोल दिया कि उसे मॉस एस्पा के मेयर साहब ने हायर किया था। जल्दी असासिन के समझ आ गया कि नीचे कोई रैंकोर नहीं था। फेनेक शैन ने असासिन को जबरदस्त चूना लगा दिया। असासिन का कन्फेशन सुनने के बाद बोबा और फेनेक उसे मॉस एस्पा की गलियों से खींचते हुए मेयर से मिलने चले गए। बेसिकली ये लोग सबको जताना चाहते थे कि इनके रास्ते में आने वाले का क्या हशर होगा। मेयर के ऑफिस के बाहर खड़े असिस्टेंट ने बोबा को रोक लिया क्योंकि इनके पास मेयर साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट जो नहीं था। कुछ देर बाद ही यहाँ पर मेयर का मेजर डोमो आ गया। मेजर डोमो ने वही पुराने अनोइंग अंदाज में माफी मांगते हुए इन्हें बताया कि इस हफ्ते मेयर का शेड्यूल एकदम टाइट है, तो वो बोबा से नहीं मिल सकते। ये सुनते ही बोबा गुस्से में दरवाजा खोलकर मेयर के ऑफिस में घुस गया। मॉक्शियाज बोबा के इस बर्ताव को देखकर काफी हैरान था। मेजर डोमो ने मेयर को बताया कि बोबा फेट यहाँ का नया डायमियो है, यानी इसने जाबा की गद्दी पर कब्जा कर लिया। जैसे कि ये बात मेयर को पता नहीं थी। बट बोबा को ये सब नाटक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने मेयर से सीधे सीधे पूछ लिया कि मॉक्शियाज ने बोबा और फेनेक को मारने असासिन क्यों भेजे। मेयर ने उसके आदमियों को बोलकर पहले तो उस असासिन को मरवा दिया, फिर बोबा को बताया कि इस हमले के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था। मेयर साहब यहाँ इनडायरेक्टली दोनों को इंडिकेशंस दे रहे थे कि बोबा और फेनेक अब उनकी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। जो भी हो, ऑर्डर ऑफ द नाइट विंड के मेंबर्स हट्स के एरिया में बैन थे। अच्छा हुआ कि बोबा फेट ने इसे मेयर के हवाले कर दिया, बदले में मेयर साहब इन्हें इनाम देंगे। यह सुनते ही बोबा फेट ने मेयर को बताया कि उसने अब बाउंटी हंटिंग का काम छोड़ दिया। बट फिर भी बोबा इस इनाम को मेयर का लेट तोहफा या ट्रिब्यूट समझकर एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ एक बात साफ साफ जाहिर हो रही थी कि मॉक्शियाज जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर होगा। फिर आपस में थोड़ी और इनडायरेक्ट तू मैं करने के बाद
मेयर ने बोबा को एडवाइस दी कि क्रिमिनल फैमिली बिजनेस चलाना बाउंटी हंटिंग करने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। इस बात की गहराई समझने बोबा को गार्सा की सैंक्चुरी जाना होगा। सैंक्चुरी पहुंचते ही बोबा को पता चला कि जाबा के ट्विन कजिन्स मॉस एस्पा वापस आ गए और वो उनके भाई के इलाके पर अपना हक जता रहे थे। तभी वहां पर ट्विन ब्रदर्स ने एंट्री मारी। ऐसी होती है क्राइम लॉर्ड्स की एंट्री। जाबा के ट्विन ब्रदर ने बोबा को डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा कि जाबा के मरने के बाद टैटूइन पर इनका हक है। बट बोबा इस टैबलेट की बातों को नहीं मानता। मॉस एस्पा का करंट दाइमियो बोबा फेट है। बोबा के इस एटीट्यूड को देखकर ट्विंस का वुकी गार्ड ब्लैक क्रिम्सन टर्न एके बी के गुस्से में बोबा के सामने आ खड़ा हुआ। क्रिम्सन टर्न किसी जमाने में एक निहायती खतरनाक बाउंटी हंटर हुआ करता था। देख के लग रहा है कि ये अब सिर्फ हट्स के लिए काम करने लग गया। बोबा अपनी जगह से हिला तक नहीं। अरे ऐसे बहुत आए और गए। बोबा कोई चिंदी ट्रांडोशन गार्ड नहीं जो एक वुकी को देखकर डर जाए। मॉस एस्पा पर अब सिर्फ बोबा का हक है। अच्छा होगा कि ट्विंस चुपचाप यहां से चले जाएं। ये सुनते ही ट्विन सिस्टर ने बोबा को जान से मारने की धमकी दी। बोबा ने कहा कि ट्विन सिस्टर बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर ट्विंस को जाबा की गद्दी वापस चाहिए तो उन्हें बोबा को मारना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बोबा ने बिग फोर्टूना को मारकर गद्दी हासिल की थी। लेकिन ट्विन ब्रदर ने बोबा को शांत करते हुए कहा कि यह पब्लिक में खून खराबा करना इनके बिजनेस के लिए सही नहीं है। ये लोग इस टॉपिक को बाद में सुलझाएंगे। तब तक बोबा फेट आराम से जाबा के महल में सो सकता है, बट सोने से पहले जरा आसपास ध्यान रखना। इतना बोलकर वो ट्विंस वहां से चले गए। बोबा और फेनिक्स समझ गए कि मेयर और ट्विंस इनकी नाक में दम करने वाले हैं। पैलेस वापस पहुंचकर बैक्टर टैंक में डुबकी लगाते ही बोबा को फिर से पुराने दिनों के फ्लैशबैक्स आने लगे। उस यंगलिंग की जान बचाने के बाद टस्कन रेडर्स ने बोबा को उनके ग्रुप का हिस्सा बना लिया। एक टस्कन ट्रेनर बोबा को गेटारफी स्टिक या गैफी स्टिक से लड़ना सिखा रहा था। बाकी के रेडर्स रेगिस्तान में खुदाई कर रहे थे कि तभी अचानक वहां से एक हवर ट्रेन गुजरी। ट्रेन के अंदर से कुछ गार्ड्स ने टस्कन रेडर्स पर ओपन फायर कर दिया, जिसमें ढेर सारे टस्कन रेडर्स और बैंथा मारे गए। ट्रेन के वहां से जाने के बाद कबीले के मेंबर्स उनके मरे हुए साथियों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। बोबा को यह देखकर काफी बुरा लगा। उसी रात बोबा ने कुछ स्पीडर बाइक्स को पास वाले पावर स्टेशन जाते देखा। बोबा ने टस्कन के लीडर से वादा किया कि अगर वो उसे स्टिक और राइफल दे देंगे तो सुबह होने तक बोबा फेट ट्रेन को रोकने का तरीका ढूंढ लेगा। टस्कन मान गए और फिर बोबा फेट हथियार उठाकर पावर स्टेशन चला गया, जहां पिछले एपिसोड वाले निक्टोस कुछ गेस्ट को परेशान कर रहे थे। यस, पास से देखने के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि ये लोग निक्टो प्रजाति से हैं। सबटाइटल्स देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि शायद ये गेस्ट लेज एके फिक्सर और केमी हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेज लूक स्काईवॉकर के बचपन का दोस्त था और उसकी गर्लफ्रेंड केमी लूक स्काईवॉकर के बचपन का प्यार। ओरिजिनली ये लोग न्यू होप मूवी का हिस्सा होने वाले थे, बट रिलीज के पहले डायरेक्टर ने फाइनल कट से उनके सारे सीन्स डिलीट कर दिए। बाद में ये दोनों लव बर्ड स्टार वॉर्स की एक्सटेंडेड स्टोरी लाइन का हिस्सा बने। तो हाँ, काफी इंटरेस्टिंग ईस्टर एग। एनीवेज, निक्टोस की मनमानी से तंग आकर लेज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बट निक्टोस उसे कोने में दबोचकर कूटने लग गए। तभी वहां पर एकदम वेस्टर्न अंदाज में बोबा फेट ने एंट्री मारी और गैफी स्टिक से कूट कूट कर निक्टोस का कचूमर निकाल दिया। निक्टोस को हराने के बाद बोबा उनकी स्पीडर बाइक्स लेकर वापस कैंप चला गया। पहले तो टस्कन रेडर्स को कुछ समझ नहीं आया। बाद में बोबा ने बताया कि इन्हीं स्पीडर बाइक्स की मदद से वो साथ मिलकर ट्रेन को रोक लेंगे। थोड़े ट्रायल एंड एरर के बाद टस्कन स्पीडर बाइक्स चलाना और एक बाइक से दूसरे बाइक पर कूदना वगैरह सीख गए। बोबा भी धीरे धीरे स्टिक फाइटिंग में एक्सपर्ट बनते जा रहा था। हवर ट्रेन के वहां आते ही बोबा के बनाए प्लान के मुताबिक सबने ट्रेन पर हमला कर दिया। ये ट्रेन पाइक सिंडिकेट्स की थी। क्लोन वॉर्स एनिमेटेड शो या सोलो मूवी देखी होगी तो पाइक सिंडिकेट्स को अच्छे से जानते होंगे। प्लानेट ओबडाया के ये निवासी स्पाइस नामी ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे। यस, स्पाइस का कंसेप्ट सीधा ड्यून यूनिवर्स से उठाया गया है। तो टस्कन रेडर्स और पाइस के बीच चली लंबी ट्रेन हाइस के बाद बोबा फेट ने किसी तरह ट्रेन रोक दी। वैसे ये पूरा का पूरा चेस सीन कमाल का था। इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत सारे डिसअपॉइंटेड फैंस की उम्मीदें जाग गई होंगी। ट्रेन की क्रैश होते ही टस्कन रेडर्स ने अंदर का सारा सामान लूट लिया, पानी, स्पाइस, सब कुछ। बोबा ने पाइक के लीडर को बताया कि आज से उस रेगिस्तान में फोकट की सवारी नहीं कर सकते। ये ड्यून सी टस्कन रेडर्स का इलाका है। अगर यहां से गुजरना है तो इन्हें टोल भरना होगा। इतना बोलकर बोबा ने बचे कुचे पाइक्स की जान बख्श दी। बट रेगिस्तान से एंकर हेड तक का सफर पाइक्स को पैदल ही तय करना होगा। एंकर हेड पहुंचते ही पाइक्स को प्लानेट से बाहर जाने की सवारी मिल जाएगी। पता नहीं पाइक सिंडिकेट के मेन लीडर्स बोबा के इस ऑफर को सुनने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। यहीं हमें इस मॉइस्चर सोर्स का नाम भी पता चल गया।
ब्लैक मेलन, जिसके अंदर का दूध रेगिस्तान में रहने वालों की प्यास बुझाता है। बोबा फेट के इस बैडएस अंदाज को देखकर टस्कन का लीडर उससे काफी इंप्रेस हुआ। टैटूइन में पानी की किल्लत बढ़ते ही यहाँ के लोग आपस में लड़ने लग गए थे, इसीलिए टस्कन रेडर्स सबसे छुपकर अकेले में रहते थे। दूसरे प्लैनेट से आने वाले घुसपैठियों के पास मशीन्स और नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से टस्कन उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बोबा ने इन्हें समझाया कि अब इन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, बोबा सबको मॉडर्न मशीन्स और टेक्नोलॉजी यूज करना सिखा देगा। बोबा की बातों से खुश होकर लीडर ने उसे तोहफे में ये चिपकली दे दी। स्पाइस फेंक कर इशारा करते ही वो चिपकली सीधा बोबा के नाक में घुस गई। लीडर ने बोबा को बताया कि ये चिपकली इसे अंदर से रास्ता दिखाएगी। बस फिर क्या था, बोबा फेट जबरदस्त ड्रग ट्रिप में चला गया, हायर ग्राउंड से भी ऊपर हाई। बोबा को अपने बचपन और टैटूइन के समंदर वाले अजीब से विजन्स आ रहे थे। बोबा रेगिस्तान में भटकते हुए इस झाड़ के पास आ पहुंचा। पीछे से शायद जावाज बोबा के इस अजीब से बिहेवियर के मजे ले रहे थे। अगली सुबह होश आते ही बोबा उस झाड़ की एक टहनी लेकर वापस कैंप आ गया। बोबा को वापस देखकर सारे काफी खुश थे। देख के लग रहा था कि बोबा फेट ने टस्कन रेडर्स के किसी रिचुअल को सक्सेसफुली पूरा कर दिया। टस्कन्स के लीडर ने उस चिपकली को बोबा की नाक से वापस बाहर निकाला और उसे इनके ट्रेडिशनल कपड़े पहनाकर आगे के रिचुअल्स पूरा करने भेज दिया। फिर बोबा ने टस्कन रेडर्स के बताए इशारों को फॉलो करते हुए 7 लाइट टहनी से अपने लिए गाफी स्टिक बनाई, यानी बोबा फेट अब ऑफिशियली टस्कन रेडर्स के ग्रुप का मेंबर बन गया। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगा, स्पेशली ये साइबॉर्ग गैंग। भाई इनके फ्लाइंग वेस्पर स्कूटर स्टार वॉर्स स्टाइल से बिल्कुल मैच नहीं करते। होपफुली आगे ये ज्यादा देखने ना मिले, सॉरी टू से। पर थैंकफुली एपिसोड 4 ने शो के अंदर फिर से एक्साइटमेंट जगा दी। तो फटाफट एपिसोड 3 का रिकैप करके 4th एपिसोड की डिटेल्स में जाते हैं। लॉर्था पील नामी एक वाटर मॉन्गर ने बोबा को बताया कि कुछ साइबॉर्ग पंक्स इसका पानी चुरा रहे हैं। बोबा को अगर मॉस एस्पा के लोकल लोगों में रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो शहर से ऐसे चोर उचक्कों को भगाना होगा। साइबॉर्ग गैंग से छुटकारा मिलते ही पील बोबा का ट्रिब्यूट भी डबल कर देगा। साइबॉर्ग्स ने बोबा फेट को बताया कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है और पील जैसे करप्ट वाटर मॉन्गर्स पानी को ऊंचे दामों में बेचकर गरीबों को लूट रहे थे। ये सुनते ही बोबा ने साइबॉर्ग को भगाने के बजाय उन्हें काम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया और पील को धमकी दी कि जल्द से जल्द वो पानी के प्राइजेस कम कर दे। साइबॉर्ग को अपने साथ लेकर बोबा वापस पैलेस चला गया, यानी एक और बैक्टा टीम का फ्लैशबैक सीन आने वाला है। फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बोबा फेट बैंथा पर सवार होकर मॉस ईजली के पाइक सिंडिकेट से मिलने चला गया। याद है ना, पिछले एपिसोड में इसने पाइक के जरिए टोल कलेक्शन का मैसेज भिजवाया था। बस बोबा उसी टोल को लेने आया था। पाइक्स के लीडर ने बोबा को बताया कि उन्हें टस्कन रेडर्स को पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी टैटूइन पर बिजनेस करने निक्टो बाइकर्स को पैसा दे रहे थे। इन्हें सेम काम के लिए 2 पार्टीज को पैसा देने से प्रॉब्लम था। बोबा ने पाइक से वादा किया कि वो वापस जाकर निक्टो बाइकर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। फिर पाइक सिंडिकेट्स बस टस्कन रेडर्स को ही पैसा देंगे। अनफॉर्चुनेटली निक्टो गैंग को ऑलरेडी बोबा के इस प्लान की भनक लग चुकी थी। बोबा के वापस आने से पहले ही निक्टोज ने टस्कन रेडर्स के कैंप पर हमला करके सबको मार दिया। बोबा फेट ये देखकर काफी दुखी और गुस्सा था। इससे पहले कि हम आगे कहानी जान पाए, ब्लैक क्रिम्सन टैन ने बोबा को बैक्टा टैंक से बाहर खींच लिया और अपने इलेक्ट्रिक नकल डस्टर से बोबा को कूटने लगा। अगर ये साइबॉर्ग्स और गमोरियन गार्ड्स टाइम पर नहीं आते तो आज बोबा फेट की खैर नहीं थी। सबने मिलकर ब्लैक क्रिम्सन टैन को बिजी रखा और इसी मौके का फायदा उठाकर फेनिक्स शैंड ने उसे रैंकॉर के पिट में कैद कर लिया। चारों थाने चित बोबा फेट जवाबी हमला करने की प्लानिंग में था कि तभी वहां पर उससे मिलने ट्विंस आ गए। हर ट्विंस ने बोबा फेट से गुस्ताखी की माफी मांगी और बदले में उसे एक रैंकॉर भी गिफ्ट कर दिया। इन्हें अब ब्लैक क्रिम्सन टैन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सुनते ही बोबा फेट ने उसे आजाद कर दिया क्योंकि बोबा वांट्स टू रूल विथ रिस्पेक्ट। ट्विंस ने बोबा को बताया कि मॉक्शेस ने उनकी पीठ के पीछे मॉस एस्पा ऑलरेडी किसी दूसरे सिंडिकेट के हवाले कर दिया। हर्ड स्कोर सिंडिकेट से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए वो टैटूइन छोड़कर जा रहे थे। बोबा के लिए भी यही अच्छा होगा कि वो समय रहते यहाँ से कल्टी मार ले। बोबा फेट ने ट्विंस के गिफ्ट को रैंकॉर के पिट में शिफ्ट करवा दिया। रैंकॉर कीपर ने बोबा को बताया कि ये रैंकॉर्स निहायत ही इमोशनल और पालतू टाइप के जानवर हैं। इसकी आंख पर पट्टी बंधी थी। पट्टी खोलते ही रैंकॉर जिसे सामने देखेगा उससे कनेक्ट हो जाएगा। इंस्टेंट बॉन्डिंग। बोबा फेट ने रैंकॉर की पट्टी खुलवाई और उसके कीपर को जल्द से जल्द रैंकॉर की ट्रेनिंग शुरू करने को कहा। रैंकॉर्स ओरिजिनली डेथोमिर प्लैनेट के निवासी थे। कहा जाता है कि डेथोमिर के विचेस रैंकॉर की सवारी किया करते थे। बस ये सुनते ही
बोबा फेट ने डिसाइड किया कि उसे भी अब रैंकोर की सवारी करनी थी। तभी 88 ड्रॉइड ने बोबा को बताया कि मॉक्शियस इतने बिजी हैं कि वो अगले 10-20 दिन तक बोबा से नहीं मिल सकते। ये सुनते ही बोबा फेट अपने गैंग को लेकर मेयर के ऑफिस चला गया। वहां मेहर साहब का कोई अता पता नहीं था। मेयर के मेजर डोमिने ने चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश की, बट बोबा फेट की साइबोर्ग गैंग ने उसे पकड़ लिया। थोड़ा धमकाने के बाद मेजर डोमो ने बोबा को बताया कि मॉक्शियस सीक्रेटली पाइक सिंडिकेट्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुछ देर बाद साइबोर्ग गैंग के मेंबर ने बोबा को खबर दी कि स्टार लाइनर भर के कुछ पाइक सिंडिकेट मॉस एस्पा पर लैंड हो गए। फेनिक्स शैन को लगता है कि पाइक सिंडिकेट किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी में थे। बोबा फेट ने सबको आने वाली जंग के लिए तैयार रहने को कहा। एपिसोड 4 का मैक्सिमम हिस्सा फ्लैशबैक सीन्स थे, बट जो भी था बस यहीं तक था। सारी की सारी बैक स्टोरी इस एपिसोड में ही कवर हो गई। यानी देख के लग रहा है कि आखिरी 2 एपिसोड में कोई फ्लैशबैक सीन्स नहीं देखने मिलेंगे, सब रियल टाइम में ही चलेगा। निक्टोस के किंटन स्ट्राइडर्स गैंग से बदला लेने बोबा को उसके स्लेव वन शिप की जरूरत थी, जो फिलहाल जाबा के पैलेस में पड़ी थी। इस वक्त पर जाबा के पैलेस पर बिब फोर्टूना का राज था। बोबा ने चुपके से देखा कि पैलेस के अंदर ढेर सारे निक्टोस का आना जाना चला था, यानी ये अकेला स्लेव वन को वापस नहीं ला सकता। बोबा और बैंथा रेगिस्तान में बैठे डिनर कर रहे थे कि तभी बोबा ने आसमान में फ्लेयर सिग्नल को देखा। सिग्नल की लोकेशन पर पहुंचकर बोबा ने देखा कि बुरी तरह से जख्मी फेनिक्स शैन वहां बेहोश पड़ी थी। यानी ये मैंडलोरियन सीजन 1 एपिसोड 5 के बाद वाली कहानी है। बोबा जख्मी फेनिक्स शैन को उठाकर मॉस इजली के मॉड पार्लर ले गया, जहां के साइबोर्ग इंजीनियर्स ने फेनिक्स शैन की बॉडी में साइबरनेटिक इंप्लांट्स घुसाकर उसकी जान बचा ली। फेनिक्स शैन के होश में आते ही बोबा फेट ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। सारलैक पिट से बाहर निकलना, टस्कन रेडर्स को ज्वाइन करना, निक्टोस और पाइक सिंडिकेट वाली डील, वो सब। बोबा फेट का आर्मर भी गायब था, वरना वो सीधा जाकर बिब फोर्टूना से अपनी शिप वापस मांग लेता। बोबा ने फेनिक्स शैन से वादा किया कि अगर उसने जाबा के पैलेस से स्लेव वन वापस लाने में उसकी मदद की तो इनका हिसाब बराबर हो जाएगा। बोबा फेट को फेनिक्स शैन की जान और बाउंटी दोनों से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस निक्टो राइडर से बदला लेना था। पैलेस के बाहर पहुंचकर दोनों ने शिप को चुराने की प्लानिंग शुरू कर दी। फेनिक्स शैन ने चुपके से पैलेस के अंदर एक ड्रोन भेजा ताकि वो जाबा के पैलेस को स्कैन करके स्लेव वन की लोकेशन ढूंढ पाए। बोबा ने फेनिक्स शैन को बताया कि शिप वापस लेकर निक्टोस से बदला लेने के बाद वो बिब फोर्टूना को मारकर पैलेस की गद्दी हड़प लेगा, क्योंकि टेक्निकली वो निक्टोस बिब फोर्टूना के लिए काम कर रहे थे। उसी ने धोखे से टस्कन रेडर्स को मरवाया होगा। बोबा और फेनिक्स चुपके से किचन के रास्ते पैलेस के अंदर घुस गए। अंदर कुछ ड्रॉइड्स और ढेर सारे निक्टोस से लड़ने के बाद दोनों ने किसी तरह टीम वर्क दिखाकर स्लेव वन को पैलेस से बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही बोबा ने फेनिक्स शैन को बताया कि वो अब आजाद है, बट फेनिक्स को बोबा के साथ मिलकर काम करने में मजा आ रहा था, तो इन दोनों ने साथ मिलकर काम करने का डिसीजन लिया। स्लेव वन की पूरी बैंड बजी पड़ी थी, बट बोबा रिपेयर स्टेशन ले जाने के बजाय खुद शिप की मरम्मत करना चाहता था। अच्छा होगा कुछ और दिनों तक किसी को बोबा के जिंदा होने के बारे में पता ना चले। फिर बोबा ने फेनिक्स के साथ मिलकर उस निक्टो बाइकर गैंग को मार दिया और अपने आर्मर को वापस लेने सारलैक पिट चला गया। सारलैक के पेट में आर्मर को ढूंढते वक्त उस मॉन्स्टर ने इनकी शिप पर हमला कर दिया, बट समय रहते फेनिक्स शैन ने सारलैक के मुंह में सिस्मिक चार्ज गिराकर उसे मार दिया। जान तो बच गई, बट बोबा ने फेनिक्स को वार्निंग दी कि आगे से वो बिना परमिशन लिए बोबा की शिप के बटन नहीं दबाएगी। सारलैक के मरने के बाद बोबा फेट रस्सी लेकर उसके पेट में उतर गया। डाइजेशन एसिड से भरे पेट में डुबकी लगाने के बावजूद भी बोबा को अंदर कुछ नहीं मिला। सारलैक के एसिड की वजह से ही बोबा की स्किन झुलस गई थी। फेनिक्स ने बोबा को बताया कि फिलहाल उसे आर्मर की नहीं एक बैक्टा टैंक की जरूरत थी। उसी रात बोबा फेट ने फेनिक्स शैन के साथ डील की कि जाबा के पैलेस पर कब्जा करने के बाद ये दोनों पार्टनर्स की तरह रहेंगे। फेनिक्स शैन के रूप में बोबा को ब्रेन और मसल्स दोनों मिल गए, परफेक्ट पार्टनर इन क्राइम। फेनिक्स शैन बोबा के साथ मिलकर काम करने के लिए मान गई, उसकी गुलाम नहीं साथी बनकर। फिर एक फास्ट फॉरवर्ड फ्लैशबैक मोन्टाज में हमने देखा कि कैसे डिंजारिन से आर्मर वापस लेने के बाद बोबा फेट ने बिब फोर्टूना को मारकर जाबा की गद्दी पर कब्जा कर लिया। बैक्टा टैंक से बाहर निकलते ही ड्रॉइड ने उसे बताया कि बोबा फेट अब पूरी तरह से हील हो चुका था, इंडिकेटिंग कि अब नो मोर फ्लैशबैक सीन्स। फेनिक्स ने बोबा को बताया कि मेजर डोमोनियो ने सब कुछ बता दिया, बट मेयर का अब तक कोई पता नहीं। फेनिक्स के मना करने के बावजूद भी बोबा फेट बाहर सबको मुंह दिखाने मॉस एस्पा चला गया। इधर सैंक्चुअरी में ब्लैक क्रिम्सन टान धड़ाधड़ पिए जा रहा था। टेंडोशंस और वुकीज की आपस में जरा भी नहीं पड़ती। सदियों से ये दो प्रजातियां एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। टेंडोशंस को सैंक्चुअरी में मजे करता देख क्रिम्सन टान ने गुस्से में सबकी पिटाई शुरू कर दी। गार्सा ने क्रिम्सन टान को शांत करके समझाने की कोशिश की,
बट वो एक ट्रेंडोशन का हाथ तोड़कर वहां से चला गया। बोबा फेट दरवाजे में खड़ा सब कुछ देख रहा था। बाहर जाने से पहले बोबा फेट ने क्रिम्सन टन को जॉब ऑफर दिया। इसी रात बोबा फेट ने सारे लोकल क्राइम लॉर्ड्स को डिनर पर बुलवाया था। बोबा फेट चाहता है कि ये सारे पाइक सिंडिकेट से लड़ने में उसकी मदद करे। अगर पाइक्स को और ढीला छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे सारे टैटूइन पर कब्जा कर लेंगे। अब तो मेयर साहब भी उनके साइड हो गए, बट बाकी क्राइम लॉर्ड्स को बोबा फेट की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें पाइक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनते ही बोबा ने सबको ऑफर दिया कि वो पाइक सिंडिकेट को टैटूइन से भगाकर सारा करप्शन खत्म कर देगा। बाकी किसी को इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना बोबा समझ सकता है, बट बदले में बोबा को सबसे एक फेवर चाहिए। अगर पाइक सिंडिकेट्स ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की तो वो पाइक्स का ऑफर ठुकरा देंगे। बोबा फेट के साथ लड़ना नहीं तो उसके अपोज में भी नहीं जाना। ये लड़ाई बस बोबा और पाइक्स के बीच चलेगी। बाकी सारे क्राइम लॉर्ड्स किसी का साथ ना देते हुए न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। सारे मान गए और बोबा से वापस करके वापस अपने घर चले गए। यहीं पर बोबा ने सबको रैंकॉर से भी मिलवाया था। फेनेक्स शैंड को इन क्राइम लॉर्ड्स पर जरा भी भरोसा नहीं था। बोबा ने इसे बताया कि ये क्राइम लॉर्ड्स दोगले जरूर हैं, बट इतने बेवकूफ भी नहीं कि वो पाइक सिंडिकेट का साथ देंगे। सबको अच्छे से पता है कि मौका मिलते ही पाइक सिंडिकेट टैटूइन पर कब्जा कर लेंगे। बोबा फेट के पास भर भर के क्रेडिट्स थे, बट पाइक के साथ लड़ाई जीतने इन्हें मसल पावर की जरूरत थी। ये सुनते ही फेनेक ने बोबा को बताया कि अगर क्रेडिट्स हैं तो मसल ढूंढने में इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी दौरान बैकग्राउंड में हमने मैंडलोरियन की मेन थीम म्यूजिक सुनी, इंडिकेटिंग कि अगले एपिसोड में कोई जाना पहचाना चेहरा दिखने वाला है। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 अब तक का बेस्ट एपिसोड था, फुल ऑन मैंडलोरियन शो। टू बी ऑनेस्ट, ये बुक ऑफ बोबा फेट का एपिसोड 5 कम और द मैंडलोरियन सीजन 3 का एपिसोड 1 ज्यादा लगा। जो भी हो, मुझे तो काफी मजा आया। एकदम फीचर फिल्म लेवल के विजुअल्स। बाय द वे, मैंडो को डिंजारिन बुलाने में वो फील नहीं आता, तो हम इसे मैंडो कहकर ही बुलाएंगे। पिछले सीजन में मॉफ गिडियन से डार्क सेबर जीतकर मैंडो ने फिर से बाउंटी हंटिंग का काम शुरू कर दिया। मैंडो उसकी बाउंटी यानी काबा बायस का पीछा करते हुए इस रिंग प्लैनेट पर पहुंचा, जो दिखने में इंटरस्टेलर के कूपर स्टेशन जैसा दिख रहा था। काबा बायस कुछ क्लाटूनियन गार्ड्स के साथ इस मीट शॉप में छुपा हुआ था कि तभी वहां मैंडो आ गया। इसके साथ थोड़ी बैड एस डायलॉग बाजी करने के बाद मैंडो डार्क सेबर निकालकर उसके गार्ड्स को मारने लगा। डार्क सेबर लेने के बाद से मैंडो के फाइटिंग स्टाइल ने भी डार्क टर्न ले लिया था। आई मीन डैम। लड़ाई के दौरान मैंडो खुद भी डार्क सेबर से घायल हो गया, इंडिकेटिंग कि मैंडो को कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी। डार्क सेबर चलाना बाकी सेबर चलाने से काफी अलग था। मैंडो का स्ट्रगल साफ दिखाई दे रहा था। गार्ड्स को मारने के बाद मैंडो ने काबा बायस के 2 टुकड़े कर दिए और उसके सर को उठाकर बाहर चला गया। बाहर कुछ और क्लाटूनियंस ने मैंडो को रोकने की कोशिश की, पर फिर मैंडो ने इन्हें किसी तरह समझाया कि उनका बॉस मारा गया, इन्हें अब उसके लिए जान देने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से अंदर जाओ और बॉस का खजाना लूट लो। लकीली क्लाटूनियंस मान गए। फिर मैंडो लड़खड़ाते हुए अपने क्लाइंट से मिलने चला गया। स्टार वॉर्स के डाई-हार्ड फैंस को ये पूरा का पूरा सीन काफी पसंद आया होगा। अगर मेटावर्स में ऐसा कोई ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट बना दिया तो भाई मैं तो पक्का कभी बाहर नहीं आने वाला। एनीवेज, मैंडो की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था। मैंडो ने ये बाउंटी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पूरी की थी। काम पूरा होते ही थोड़ा टाइम पास करने के बाद क्लाइंट ने मैंडो को सबस्ट्राटा की लोकेशन बता दी। मैंडो इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हुए इस सीक्रेट एंट्री गेट पर आ गया, जिसके ऊपर मिथोसोर का सिंबल बना था। मैंडो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए शाफ्ट के नीचे उतर गया, जहां हमारी मुलाकात आर्मरर और पैज़विज़ला से हुई। प्लैनेट नवारो पर हुए इस इंसिडेंट के बाद आर्मरर और पैज़विज़ला इंपीरियल फोर्सेस से बचकर इस रिंग वर्ल्ड पर चले आए। पैज़विज़ला मैंडो की मरहम पट्टी करने में लगा हुआ था कि तभी मैंडो ने आर्मरर को बताया कि उसे यह जख्म डार्क सेबर से मिला था। डार्क सेबर को मैंडो के पास देखते ही पैज़विज़ला के बर्ताव में एकदम चेंज आ गया, क्योंकि डार्क सेबर को वील्ड करने वाला प्लैनेट मैंडलोर पर राज कर सकता है। सिर्फ एक शर्त है, वील्डर को डार्क सेबर उसके अपोनेंट से लड़ाई में जीतनी होगी, ट्रायल बाय कॉम्बैट। ऐसे कोई भी डार्क सेबर उठाकर मैंडलोर का लीडर नहीं बन सकता। द आर्मरर के हिसाब से डार्क सेबर का सच्चा हकदार मैंडलोर को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, बट अगर उसने बिना लड़े या धोखे से डार्क सेबर हासिल की तो सेबर का श्राप प्लैनेट मैंडलोर को तबाही की ओर लेकर जाएगा। मैंडो ने इन्हें बताया कि उसने मॉफ गिडियन को लड़ाई में हराकर उससे डार्क सेबर जीती थी। अनफॉर्चुनेटली मैंडो ने मॉफ गिडियन को जिंदा छोड़ दिया।
फिलहाल वो न्यू रिपब्लिक की कैद में है। मैंडो ने मॉफ गिडियन को हराने के लिए इस बेस्कार स्पीयर की मदद ली थी। आर्मरर का मानना था कि बेस्कार स्टील सिर्फ आर्मर बनाने के लिए यूज होना चाहिए, हथियार नहीं। बेस्कार से बने वेपन्स मैंडोलोरियंस को खतरे में डाल सकते हैं। ये सुनते ही मैंडो ने वो स्पीयर आर्मरर के हवाले कर दिया ताकि वो इस बेस्कार स्पीयर को पिघलाकर ग्रोगू के लिए टाइनी आर्मर बना सके। वैसे भी मैंडो के पास अब डार्क सेबर है, उसे इस बेस्कार स्पीयर की कोई जरूरत नहीं। यहीं पर मैंडो ने आर्मरर से बो कटान क्रीज के बारे में पूछा। आर्मरर ने मैंडो को बताया कि बो कटान की फेक क्लेम की वजह से ही मैंडोलर प्लैनेट तबाह हो गया। इस बात को और अच्छे से समझने हम फटाफट डार्क सेबर की हिस्ट्री जान लेते हैं। डार्क सेबर को हमने फर्स्ट टाइम द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज में देखा था। अगर मैंने क्लोन वॉर्स वाला रिकैप देखा होगा तो उसमें इसकी झलक देख सकते हो। डार्क सेबर को 1000 साल पहले टारविज़ला ने बनाया था, इसीलिए डार्क सेबर का बेस्कार हिल भी एकदम अलग टाइप का है। टारविज़ला पहले ऐसे मंडलोरियन थे जो जेडाई ऑर्डर का हिस्सा बने। टारविज़ला के मरने के बाद जेडाई काउंसिल ने उनकी डार्क सेबर को जेडाई टेंपल में सुरक्षित कर दिया था, बट फिर इनके बाद आए विज़ला जनरेशन ने वो डार्क सेबर चुरा ली और उसे एज ए पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया। यानी जो डार्क सेबर उठाएगा वो मैंडलोर पर राज करेगा वाला लॉजिक। तब से डार्क सेबर विज़ला परिवार का पुश्तैनी हथियार बनकर रह गई। क्लोन वॉर्स के दौरान डार्क सेबर डेथ वॉच के लीडर प्री विज़ला के पास थी, बट मैंडलोर पर कब्जा करने के बाद डार्थ मॉ ने प्री विज़ला को मारकर उससे डार्क सेबर छीन ली। द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज के बाद डार्क सेबर स्टार वॉर्स रिबेल्स का भी बड़ा हिस्सा थी। रिबेल्स के दौरान सबियन ड्रेन नामी एक मैंडलोरियन ने वो डार्क सेबर डार्थ मॉ से अपने कब्जे में ले ली। उसने कैसे ली, कहां से ली, वो काफी लंबी कहानी है। एनीवेज, आगे चल के सबियन ने वो डार्क सेबर बो कटान के हवाले कर दी। पहले तो बो कटान ने इसे लेने से इनकार कर दिया, बट बाद में अपनी बहन डचस्तीन की याद में बो कटान ने डार्क सेबर स्वीकार ली। यानी बो कटान ने डार्क सेबर किसी लड़ाई में नहीं जीती, उसे डार्क सेबर सबियन ड्रेन से तोहफे में मिली थी। तो टेक्निकली बो कटान को मैंडलोर पर राज करने का कोई हक नहीं था, बट वो डार्क सेबर के श्राप को पूरी तरह से इग्नोर करके मैंडलोर की नई लीडर बन गई। आर्मरर को बो कटान की पूरी क्रीड से नफरत थी। ना ही वो मैंडलोरियंस के कभी ना हेलमेट उतारने वाले जैसे वेस को फॉलो करते हैं और ना ही डार्क सेबर के एंशिएंट रूल्स को। आगे चल के मॉफ गिडियन के इंपेरियल फोर्सेस ने मैंडलोर पर कब्जा कर लिया। द नाइट ऑफ द 1000 टीयर्स प्लैनेट पर तबाही मचाकर मैंडलोर पर कब्जा करने के बाद मॉफ गिडियन ने बो कटान से डार्क सेबर छीन ली। आर्मरर जैसे कुछ लोग जो कॉन्कोडिया के चांद पर बसे थे वो इस ग्रेट पर्च से किसी तरह बच गए। बाकी सारे वेज को ना फॉलो करने वाले मैंडलोरियंस डार्क सेबर के श्राप का शिकार बन गए। तो हाँ, आर्मरर को लगता है कि मैंडलोर की तबाही की वजह बो कटान थी। ना ही वह तोहफे में मिली डार्क सेबर उठाकर मैंडलोर पर राज करती और ना ही डार्क सेबर का श्राप मैंडलोर की तबाही की वजह बनता। लकीली मैंडो ने डार्क सेबर रूल्स के हिसाब से ड्यूएल में जीती थी, तो ये डार्क सेबर का सच्चा हकदार है। मैंडो के कहने पर आर्मरर ने बेस्कार स्पीयर को पिघलाकर ग्रोगू के लिए कवच बनाया। देख के लग रहा था कि ग्रोगू का आर्मर उन एंशिएंट चेन लिंक्स की तरह होगा। आर्मरर ने इस चेन लिंक आर्मर को ग्रोगू जैसे दिखने वाले क्यूट से कपड़े में बांधकर मैंडो के हवाले कर दिया। माना कि मैंडो ने ग्रोगू को जेडाई के हवाले करके उसका फर्ज पूरा कर दिया था, बट फिर भी मैंडो को ग्रोगू से मिलने जाना था, उसका हाल चाल चेक करने। आर्मरर ने इसे बताया कि शायद ग्रोगू से अभी तक भूल चुका होगा, क्योंकि जेडाई ट्रेनिंग के दौरान आपको सारे पर्सनल और इमोशनल अटैचमेंट भुलाने पड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले मैंडो को डार्क सेबर चलाने में महारत हासिल करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, डार्क सेबर बाकी सेबर से काफी अलग थी। टारविज़ला ने शायद इसके अंदर कोई स्पेशल पार्टिकल्स ऐड किए होंगे। अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया तो हर वार के बाद डार्क सेबर भारी महसूस होती थी, इसीलिए यह मैंडो को डार्क सेबर उठाने में इतनी परेशानी हो रही है। आर्मरर ने उसे बताया कि मैंडो डार्क सेबर के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, इसीलिए डार्क सेबर उसका साथ नहीं दे रही। अगर वाकई में डार्क सेबर में एक्सपर्ट बनना है तो मैंडो को अपने अपोजिशन के खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि डार्क सेबर के। ये मेंटल अटैचमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। शायद मैंडो को किसी जेडाई की मदद की जरूरत है। तो भाई, मैंडो बेस्कार स्पीयर को हथियार की तरह यूज नहीं कर सकता, बट आर्मरर उसके टूल से लड़ सकती है। ये सब दोगलापन है। पैजविज़ला को लगता है कि शायद डार्क सेबर किसी और के लिए बनी थी, इसीलिए वो मैंडो को अपना विल्डर एक्सेप्ट नहीं कर रही। डार्क सेबर को पैजविज़ला के एंसेस्टर ने बनाया था, तो पैजविज़ला के हिसाब से वो खुद डार्क सेबर का सच्चा हकदार है, बट इसे कोई रूल्स वगैरह नहीं तोड़ने। तो सेबर को लीगली अपने कब्जे में लेने इसने मैंडो को लड़ाई के लिए चैलेंज किया।
अगर इस ट्रायल बाय कॉम्बैट में पैज विजला जीत गया तो वो डार्क सेबर का नया ओनर बन जाएगा। मैंडो से कंफर्मेशन लेकर आर्मरर ने उन्हें लड़ने की इजाजत दे दी। लड़ाई में पैज विजला मैंडो पर भारी पड़ने लगा। इसने मैंडो से डार्क सेबर छीन ली, बट सेबर के बढ़ते वजन की वजह से इसे भी काफी परेशानी हो रही थी। आखिरकार मैंडो ने अपने क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग स्किल्स दिखाकर पैज विजला को हरा दिया। इनके ड्यूल को कंक्लूड करने से पहले आर्मरर ने दोनों अपोनेंट से पूछा कि क्या उन्होंने कभी अपना हेलमेट उतारा था। पैज विजला ने तो कभी नहीं उतारा, पर अनफॉर्चुनेटली मैंडो उसका हेलमेट उतार चुका था। यह सुनते ही आर्मरर ने घोषित कर दिया कि डिंजारिन अब अपने आप को एक मैंडलोरियन नहीं बुला सकता। क्रीड के बनाए रूल्स के हिसाब से डिंजारिन को फिर से मैंडलोरियन कहलाने प्लैनेट मैंडलोर पर बसे माइंस के नीचे जाकर अपने पाप धोने होंगे। अनफॉर्चुनेटली द ग्रेट पर्ज के दौरान मैंडलोर के सारे माइंस तबाह हो गए, बट दिस इज द ओनली वे। ये सुनते ही मैंडो डार्क सेबर उठाकर वहां से चला गया। रिडेम्पशन मिलने तक ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो सब बाद में। फिलहाल मैंडो को एक नई शिप की जरूरत थी। पेलीमोटो ने मैंडो को बताया था कि उसने रेजर क्रेस्ट का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, तो अपनी नई शिप को लेने मैंडो एक कमर्शियल फ्लाइट में बैठकर टैटूइन चला गया। कमर्शियल फ्लाइट में बैठने से पहले मैंडो को सारे हथियार लगेज बैग में डालने होंगे। ये वाला सीन जरूरत से थोड़ा ज्यादा लंबा चला। मे बी मैंडो को इधर रियलाइज हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे जल्द से जल्द एक प्राइवेट शिप की जरूरत है। ऐसे ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं। फ्लाइट में एक रोडियन बच्चे को देखकर मैंडो को ग्रोगू की याद आ गई। टैटूइन पहुंचते ही पेली ने मैंडो को उसकी नई शिप दिखाई। प्लैनेट नैबू में बनी इस खटारा N1 स्टार फाइटर को देखकर मैंडो काफी डिसअपॉइंटेड था, बट पेली ने उसे समझाया कि थोड़े मॉडिफिकेशन करने के बाद ये स्टार फाइटर मैंडो के बड़े काम आ सकती है। ये एक प्री एम्पायर शिप होने की वजह से इसका सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं, प्लस हाइपर स्पेस में जम लेने के लिए स्टार फाइटर को किसी डॉकिंग रिंग की भी जरूरत नहीं। धीरे धीरे मैंडो को भी इस शिप में इंटरेस्ट आने लगा था। मरम्मत के काम को फटाफट पूरा करने मैंडो को भी थोड़ा हाथ बटाना पड़ेगा। मैंडो कुछ ड्रॉइड के साथ मिलकर फौरन काम में जुट गया। जेडाई फॉलन ऑर्डर के फैंस इस बीडी ड्रॉइड को देखकर काफी खुश हो गए होंगे। गेम में ऐसा ही एक ड्रॉइड कैलकेस्टस के साथ था, बट क्या ये वही BD1 है? वेल, कलर कॉम्बिनेशन तो थोड़ा अलग लग रहा है, बट हो भी सकता है, या फिर ये आगे कैल के आने का हिंट होगा। इंटरेस्टिंग। पेली ने जावास की मदद से शिप की मॉडिफिकेशन के लिए टर्बोनिक वेंचर पावर एसिमुलेटर ढूंढ लिया। ये मॉडिफिकेशन मैंडो की शिप को सुपर स्पीड दे देगा। जावास के रिसोर्सिंग स्किल से इंप्रेस होकर मैंडो ने भी उन्हें अपनी विश लिस्ट दे दी। पेली एक जावा को डेट कर चुकी थी, तब से इसका जावास के साथ स्पेशल कनेक्शन बन गया। मैंडो के कहने पर जावास क्रायोजेनिक डेंसिटी कंबशन बूस्टर भी ढूंढ कर ले आए। इसी पार्ट के बड़े वर्जन की मदद से हान ने एपिसोड 4 में सबकी जान बचाई थी। जावास ये पार्ट पाइक सिंडिकेट से चुरा कर लाए थे। स्पाइस के बढ़ती डिमांड को पूरा करने टैटूइन पर भर भर के पाइक्स आ गए थे। सारे मॉडिफिकेशन को पूरा करने के बाद पेली ने स्टार फाइटर को क्रोम फिनिश दे दिया ताकि ये शिप मैंडो के स्टाइल को मैच कर सके। पेली ने ड्रॉइड पोर को हटाकर शिप में थोड़ी और जगह बना ली, क्योंकि पेली जानती थी कि मैंडो को ड्रॉइड से नफरत थी। प्रिटी श्योर के सीजन 3 में यहाँ ग्रोगू बैठकर सवारी करेगा। बाय द वे, स्टार फाइटर के सामने लगा ये टर्बोनिक एसिमुलेटर मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस वाली 1970 डॉट चार्जर RT की याद दिला रहा है। परफेक्ट फैमिली कार। पेली के उकसाने के बाद मैंडो स्टार फाइटर को टेस्ट ड्राइव पर ले गया। स्टार फाइटर की स्पीड को देखकर मैंडो काफी हैरान था। इसी टेस्ट ड्राइव के दौरान मैंडो ने पॉड रेसिंग वाले लैब को भी पूरा किया, एक और प्रीक्वल से रिलेटेड ईस्टर एग। टैटूइन की सवारी करने के बाद मैंडो स्टार फाइटर लेकर सीधा स्पेस में चला गया। इधर उस रोडियन बच्चे को हाई बोलकर वापस आते वक्त मैंडो को 2 एक्स-विंग फाइटर्स ने रोक लिया। मैंडो के स्टार फाइटर का सिस्टम में कोई रिकॉर्ड न होने की वजह से ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहे थे। लकीली इनमें से एक ऑफिसर कार्सन था, जिसे हम सीजन 2 में भी देख चुके हैं। कार्सन ने मैंडो की आवाज सुनकर उसे पहचान लिया कि यार ये तो वही रेजर क्रेस्ट वाला बंदा है। कार्सन बिना कोई चालान काटे मैंडो को जाने देगा, बट बदले में ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मैंडो फौरन स्टार फाइटर के सब लाइट थ्रस्टर को चालू करके वहां से हवा हो गया। नीचे लैंड होते ही मैंडो की मुलाकात फेनेक शैंड से हुई, जो है मैंडो को हायर करने आई थी। जैसे ही मैंडो को पता चला कि बोबा फेट को मैंडो की जरूरत थी, उसने फेनेक शैंड को क्रेडिट्स वापस कर दिए। बोबा फेट की मदद करने मैंडो कभी पैसे नहीं लेगा, लेकिन उससे पहले मैंडो ग्रोगू से मिलकर आएगा। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमने देखा कि कुछ पाइक्स मॉस्पेल्को में स्पाइस की स्मगलिंग कर रहे थे कि तभी उन्हें कॉप वैंथ एके मार्शल ने रोक लिया।
मार्शल ने इन्हें चेतावनी दी कि मॉस्पेल्गो के आसपास वो स्पाइस की डीलिंग नहीं कर सकते। जब तक कॉब वैंथ इस टेरिटरी का मार्शल है, पाइक्स को यहां घुसने की इजाजत नहीं। मार्शल ने इन्हें बिना कोई होशियारी दिखाए इस इलाके से वापस जाने को कहा, बट पाइक्स ने घूमकर मार्शल पर हमला कर दिया। मार्शल ने फौरन अपने गन स्लिंगिंग स्किल्स दिखाकर 4 में से 3 पाइक्स को मार डाला और चौथे समझदार पाइक्स को सही सलामत वापस भेज दिया। वापस भेजने से पहले मार्शल ने पाइक्स का माल यानी स्पाइस से भरी संदूक अपने पास रख ली और इसे वार्निंग दी कि जाकर अपने बॉसेस को बताना कि आगे से वो मॉस्पेल्गो में स्मगलिंग नहीं करेंगे, वरना इस संदूक की तरह मार्शल उनकी फ्यूचर में आने वाली सारी स्पाइस भी हड़प लेगा। पाइक के जाने के बाद मार्शल ने संदूक खोलकर स्पाइस को मिट्टी में फेंक दिया। यानी मार्शल को ना ही पाइक्स के क्रेडिट्स चाहिए थे और ना ही उनकी स्पाइस। दूसरी तरफ मैंडो ग्रोगू को ढूंढता हुआ इस हैबिटेबल प्लैनेट पर चला आया। अंदर आते ही R2-D2 ने मैंडो को सिग्नल भेजकर लैंडिंग की जगह बताई। शिप से बाहर आते ही मैंडो ने R2 से लूक स्काईवॉकर का पता पूछा। यह सुनते ही R2 मैंडो को अपने पीछे पीछे इस जंगल में ले आया, जहां कुछ एंड्रॉइड्स कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। देख के लग रहा है कि यह लूक स्काईवॉकर का प्रोटोटाइप जेडाई टेंपल होगा। मैंडो ये सब देखकर काफी कंफ्यूज था। R2 ने एंड्रॉइड्स को बोलकर मैंडो के लिए बेंच बनाया और बिना कोई जवाब दिए हाइबरनेशन में चला गया। मैंडो समझ गया कि शायद ग्रोगू से मिलने उसे इस बेंच पर बैठकर इंतजार करना होगा। जंगल के अंदर ग्रोगू लूक स्काईवॉकर के साथ मेडिटेशन में बैठा हुआ था। तो भाई ऐसे एकदम कैजुअली छठे एपिसोड में लूक स्काईवॉकर को री इंट्रोड्यूस कर दिया। कमाल है, कमजोर दिल वाले डाई हार्ड स्टार वॉर्स फैंस का जरा तो ख्याल रखते। अचानक से इतना बड़ा शौक, वो भी मैंडो के लास्ट सीजन से 10 गुना बेटर CGI के साथ। एनीवेज, जब लूक डीप मेडिटेशन में ध्यान लगाए बैठा था, तब ग्रोगू ने मौका देखकर पास खड़े मेंढक को खाने की कोशिश की। मेडिटेशन से बाहर आते ही लूक ने इसे रोक लिया और उस मेंढक को वापस तालाब में भेज दिया। ग्रोगू ने फोर्स की मदद से एक मेंढक को उड़ाया था। लूक ने ग्रोगू को डेमो देकर बताया कि अगर इसने सच्चे दिल से जेडाई ट्रेनिंग पूरी की तो एक दिन ग्रोगू भी बड़ी आसानी से ढेर सारे मेंढक उठा लेगा। यहाँ लूक ग्रोगू को उसी के अंदाज में सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था और ग्रोगू का रिएक्शन देखकर साफ साबित हो गया कि इसकी टेक्निक काम कर रही है। मेडिटेशन से वापस जाते वक्त लूक ने ग्रोगू को बताया कि वो उसे योदा की याद दिलाता है। कर्ड काठी में योदा भी ग्रोगू की तरह ही छोटा सा था, बट उसका दिल काफी बड़ा था और फोर्स के साथ उसका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लूक ने ग्रोगू से पूछा कि क्या उसके घर भी कोई योदा जैसा घुमा फिरा कर बात करने वाला था। अनफॉर्चुनेटली ग्रोगू को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। किसी ने ग्रोगू के सारे मेमोरीज मिटा दिए। फिर ग्रोगू से परमिशन लेकर लूक ने उसके सर पर हाथ रखा और फोर्स की मदद से ग्रोगू की मेमोरीज रिकवर करने लगा। फ्लैशबैक मेमोरीज में ग्रोगू ने देखा कि कुछ जेडाइज 5 फर्स्ट लीजन से ग्रोगू को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्डर 66 वाले इवेंट यानी जेडाई पर्च के दौरान ग्रोगू भी जेडाई टेंपल में मौजूद था। वेट, उसे क्लोन्स ने जिंदा क्यों छोड़ दिया और ग्रोगू को टेंपल से भगाकर उसकी मेमोरीज मिटाने में किसका हाथ था? मैन, मैंडलोरियन सीजन 3 कमाल का होने वाला है। फ्लैशबैक से बाहर आते ही लूक ने ग्रोगू को बताया कि यह गैलेक्सी खतरों से भरी पड़ी है। लूक जेडाई ट्रेनिंग की मदद से ग्रोगू को इन खतरों से लड़ना सिखा देगा। उधर मैंडो की मुलाकात अशोका से हुई। मैंडो अशोका को यहाँ पर देखकर काफी हैरान था। अशोका ने इसे बताया कि वो स्काईवॉकर फैमिली को बहुत पहले से जानती है और ग्रोगू ने खुद स्काईवॉकर का अपना मास्टर चुना था। इसीलिए अशोका ने उस दिन ग्रोगू को ट्रेन करने से मना कर दिया, क्योंकि वो चॉइस ग्रोगू की थी, अशोका की नहीं। अशोका समझ गई कि ग्रोगू के साथ वाली लंबी बॉन्डिंग ही मैंडो को यहाँ तक खींच कर लाई थी। इसीलिए R2 मैंडो को सीधा लूक के पास ले जाने की बजाय अशोका से मिलवाने ले आया। साला ड्रॉइड्स को भी जेडाई ट्रेनिंग के कट्टर रूल्स अच्छे से पता हैं। नो इमोशनल कनेक्शन। अशोका ने यहाँ ये भी कंफर्म कर दिया कि लूक इधर जेडाई ट्रेनिंग स्कूल बना रहा था और ग्रोगू लूक स्काईवॉकर का पहला स्टूडेंट होगा। मैंडो के इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो जल्द से जल्द ग्रोगू से मिलकर उसका नया आर्मर देना था। अशोका मैंडो को अपने साथ ग्रोगू की ट्रेनिंग स्पॉट ले गई। दोनों दूर से ग्रोगू की ट्रेनिंग देख रहे थे। तभी अशोका ने मैंडो को सलाह दी कि ग्रोगू अब मैंडलोरियन फाउंडलिंग नहीं रहा, वो अब एक जेडाई मास्टर का पैडवान बन गया है। ग्रोगू को अपनी ट्रेनिंग पूरी करने सारे पुराने रिश्ते भुलाने होंगे। अगर ग्रोगू ने मैंडो को अब देख लिया तो लूक की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। और जहां तक बात रही ग्रोगू की सुरक्षा की, वेल, लूक स्काईवॉकर के 7 से ज्यादा सुरक्षित जगह पूरी गैलेक्सी में कहीं नहीं थी। मैंडो को फाइनली अशोका की बात समझ आई,
बट उसे फिर भी ग्रोगू तक आर्मर पहुंचाना था। फिर मैंडो वो बेस्कर आर्मर अशोका के हवाले करके वहां से चला गया। अब ये आर्मर अशोका ग्रोगू तक पहुंचाएगी। ग्रोगू स्टार फाइटर को देखकर समझ गया कि उसके अंदर जरूर मैंडो आया होगा और मैंडो इससे बिना मिले वापस चला गया। ग्रोगू का मूड चेंज करने लूक ने इसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू की। लूक के लाख समझाने के बावजूद भी ग्रोगू फोर्स जंप नहीं कर पा रहा था। ग्रोगू को फोर्स जंप का डेमो देने लूक ने उसे पीठ पर बिठाकर जंगल की सवारी कराई, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने योडा के साथ किया था। फुल फैन सर्विस भाई, फुल फैन सर्विस। लूक ने ग्रोगू को दिलासा देते हुए कहा कि ज्यादा मत सोचना, वो फोर्स को बैलेंस करना सीख जाएगा। लूक स्काईवॉकर को अपने सामने लाइट सेबर से ट्रेनिंग करते देख ग्रोगू का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये भी फोर्स को कंट्रोल करना सीखने लगा। ग्रोगू के रिफ्लेक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने लूक ने उसकी ट्रेनिंग रिमोट के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी। ट्रेनिंग रिमोट से झटके खाकर ग्रोगू के रिफ्लेक्सेस अपने आप लाइन पर आ गए। ग्रोगू के इंप्रूवमेंट्स को देखकर अशोका भी काफी इंप्रेस थे। ट्रेनिंग रिमोट के साथ थोड़ा खेलने के बाद ग्रोगू ने उसे फोर्स से पिचका दिया। लूक और अशोका से तारीफ सुनकर ग्रोगू काफी खुश था। अशोका लूक की ट्रेनिंग स्किल्स देखकर बहुत इंप्रेस थी, बट लूक ने इसे बताया कि ग्रोगू के प्रोग्रेस के पीछे लूक का कोई हाथ नहीं। देख के लग रहा था कि ग्रोगू अपने पुराने मेमोरीज को याद करके खुद ही इंप्रूव हो रहा है। यह सुनते ही अशोका ने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी स्टूडेंट मास्टर को गाइड करता है। लूक के पूछने पर अशोका ने इसे बताया कि मैंडो ग्रोगू के लिए बेस्कार आर्मर लेकर आया है। मैंडो और ग्रोगू के बीच का ये बॉन्ड इनकी ट्रेनिंग में बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। लूक भी अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं था कि ग्रोगू किसकी साइड चूज करेगा। ग्रोगू जेडाई बनने के लिए पूरी तरह से कमिटेड भी है कि नहीं, लूक की तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। अशोका ने इसे एडवाइस दी कि इस मामले में लूक को अपने दिल की सुननी चाहिए। ग्रोगू के बारे में लूक के इंस्टिंक्ट्स क्या कहते हैं। इतना बोलकर अशोका वहां से चली गई। जाने से पहले अशोका ने हिंट्स दिए कि शायद फ्यूचर में ये लूक स्काईवॉकर से फिर से एक बार मिलेगी। मैंडो यहां से निकलकर बोबा से मिलने टैटूइन चला गया। अंदर बोबा, फेनेक, क्रिम्सन टर्न और वेस्पा रेंजर्स पाइक से लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। फेनेक को पूरा यकीन था कि पाइक्स कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसीलिए मेयर साहब मोसेस्पा छोड़कर भाग गए। मोसेस्पा के 3 बड़े क्राइम फैमिलीज ने भी पाइक्स के आगे सरेंडर कर दिया था। मैंडो और क्रिम्सन टर्न से एक्सपीरियंस और मसल पावर तो मिल गई, बट फिर भी पाइक्स को हराने इन्हें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैंडो ने इन्हें बताया कि वो मैन पावर ढूंढने में इनकी मदद कर सकता है। फिर मैंडो अपनी स्टार फाइटर में बैठकर मॉस्पेल को चला गया। पिछले एपिसोड में टिप मिलने के बाद से लगता है ये जावाज मैंडो के दोस्त बन गए। मॉस्पेल्गो में लैंड होते ही मैंडो की मुलाकात वहां के डेप्यूटी स्कॉट से हुई। ये मैंडो के पार्किंग स्पॉट को लेकर थोड़ा परेशान था, तभी वहां मार्शल ने आकर सारा मैटर क्लियर कर दिया। मार्शल ने मैंडो को बताया कि इनका नया डेप्यूटी थोड़ा उतावला टाइप का है, उसकी बातों को दिल पे ना ले। पिछली मुलाकात के बाद से मैंडो और मार्शल दोनों ने उनकी फेवरेट चीजें खो दी थी। मार्शल ने बोबा फेट का आर्मर और मैंडो ने ग्रोगू। तो मैंडो यहाँ पर पाइक्स के साथ लड़ाई के लिए मार्शल से बंदे हायर करने आया था, बट मॉस्पेल्गो में रहने वालों को बोबा फेट की लड़ाई का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस ग्रेट ड्रैगन से छुटकारा मिलते ही गांव वालों ने मॉस्पेल्गो का नाम बदलकर फ्री टाउन रख दिया। ये स्पाइस और पाइक्स के झोल झपाटे में फ्री टाउन वालों को नहीं पड़ना, वो शहर के लोगों का प्रॉब्लम है। बट मैंडो ने मार्शल को चेतावनी दी कि अगर पाइक्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो जल्दी वो इनके फ्री टाउन पर भी कब्जा कर लेंगे। मार्शल को सोचने के लिए थोड़ा टाइम देकर मैंडो वहां से चला गया। मैंडो के वहां से जाते ही मार्शल ने फ्री टाउन के बेस्ट फाइटर्स की मीटिंग बुलवाई। सभी मार्शल का ध्यान दूर से आ रहे अजनबी पर गया। खतरे की भनक लगते ही मार्शल ने सबको अंदर जाकर छुपने को कहा, बट एज एक्सपेक्टेड डेप्यूटी स्कॉट ने उसके ऑर्डर नहीं माने। ये अननोन बंदा और कोई नहीं बल्कि बैडएस बाउंटी हंटर कैट बेन है। वाओ! R2-D2, लूक स्काईवॉकर, अशोका, मैंडो, ग्रोगू, बोबा फेट और कैट बेन सारे ही एक एपिसोड में। डेव भैया वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग। कैट बेन ने मार्शल को चेतावनी दी कि इनके टाउन को इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। बोबा फेट भी कोई दूध का धुला नहीं, एक जमाने में वो भी एम्पायर के लिए बाउंटी हंटिंग किया करता था। मार्शल की बातों से यह साफ जाहिर था कि वो पाइक्स को नहीं छोड़ने वाला, यानी कैट बेन के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था, वायलेंस। कैट बेन ने शूटिंग पोजीशन में आते हुए मार्शल से कहा कि उसने बोबा फेट का आर्मर वापस देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वेट, कैट बेन को यह आर्मर वाली बात कैसे पता? ये भाई साहब कब से टैटूइन पर आए? एनीवेज, बेन और मार्शल दोनों भी फुल वेस्टर्न स्टाइल वाली शूटिंग पोजीशन में आ गए। माना कि मार्शल के पास कमान के गन स्लिंगिंग स्किल्स है, बट ये कैट बेन का सामना नहीं कर सकता। कैट बेन ने फुल फुर्ती दिखाकर मार्शल को शूट किया और ब्लास्टर से डेप्यूटी की धज्जियां उड़ा दी। देख के लग रहा है कि मार्शल इस हमले से बच जाएगा,
बट डेप्यूटी स्कॉट इज गॉन फॉर गुड। शायद कैट बेन ने जानबूझकर मार्शल को जिंदा छोड़ दिया, फुल एंड फाइनल वार्निंग के तौर पर। कैट बेन के वहां से जाते ही यविके उसे घूरने लगा। लगता है फाइनली फ्रीटाउन वालों की समझ आ गया कि मैंडो बिल्कुल ठीक कह रहा था। फिर हमने देखा कि पाइक सिंडिकेट के कुछ लोगों ने गार्सा फीप के सैंक्चुरी को बम से उड़ा दिया। उधर लूक स्काईवॉकर का जेडाई टेंपल रेडी हो गया। लूक ने ग्रोगो को बताया कि मैंडो उसके लिए ये बेस्कार आर्मर छोड़कर गया है। ग्रोगो ये क्यूट सा आर्मर देखकर काफी खुश था, पर तभी लूक ने ग्रोगो के सामने दो ऑप्शंस रखे। या तो ग्रोगो मैंडो के आर्मर को स्वीकार कर डिंजारिन के साथ चला जाए, या फिर ग्रैंड मास्टर योडा की लाइट सेबर एक्सेप्ट करके अपनी जेडाई ट्रेनिंग पूरी करे। तो ग्रैंड मास्टर योडा की लाइट सेबर वर्सेस डिंजारिन का दिया बेस्कार आर्मर, मैंडलोरियन वे वर्सेस जेडाई ऑर्डर। ग्रोगो को कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर ग्रोगो ने लाइट सेबर सिलेक्ट की तो वो लूक स्काईवॉकर की जेडाई एकेडमी का पहला स्टूडेंट बनेगा, और समझ लो वो मैंडो से आगे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ग्रोगो की उम्र मैंडो से काफी स्लो बढ़ती है। अगर ग्रोगो ने आर्मर चूज किया तो लूक उसे डिंजारिन के पास वापस भेज देगा, बट ऐसा करना जेडाई ट्रेनिंग के सख्त खिलाफ था। ग्रोगो कंफ्यूज बैठा अपने चॉइस के बारे में सोच रहा था। और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 द सीजन फिनाले। पिछले एपिसोड वाली बॉम्बिंग के बाद बोबा और फेनेक्स सैंक्चुरी का हाल देखने चले गए। लग नहीं रहा उस धमाके में कोई जिंदा बचा होगा। तभी वहां पर मैंडो और वेस्पा गैंग भी आ गई। मैंडो ने बताया कि मार्शल कॉब वैंथ और फ्रीटाउन के लोग पाइस के साथ लड़ने में इनकी मदद करेंगे। बोबा को यह लड़ाई जाबा के पैलेस से लड़नी थी, बट मॉड्स उनके शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। तो फिर यह डिसाइड हुआ कि सारे सैंक्चुरी में रहकर पाइस का सामना करेंगे। ऑनेस्टली मुझे ये नए बोबा फेट का थाली के बैगन वाला एटीट्यूड जरा भी पसंद नहीं आया। उधर कैट बेन पाइस के लोकल लीडर से मिलने मॉस इजली चला गया। मेयर साहब भी यहाँ बैठे हुए थे। कैट बेन ने इन्हें दिलासा दिया कि अब पाइक्स को फ्री टाउन के लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेन ऑलरेडी उन्हें सब अच्छे से समझा कर आया था। यहीं पर हमें यह भी पता चला कि बोबा फेट की टस्कन गैंग को निक्टो राइडर्स ने नहीं बल्कि पाइक्स ने मरवाया था। टस्कन राइडर्स को मारने के बाद पाइक्स ने जानबूझकर वहां किंटन स्ट्राइडर्स का सिंबल बनाया ताकि वो निक्टोस को फंसा सकें। एक तीर में दो निशान। पाइक्स जानते थे कि बोबा की गैंग को सैंक्चुरी से बाहर निकालना काफी मुश्किल काम होगा। इस मिशन के चलते मॉस एस्पान में जबरदस्त तबाही होने के चांसेस हैं। मॉक्शेज ने पाइक्स से रिक्वेस्ट की कि वो तबाही को कम से कम रखने की कोशिश करें। कैट बेन का मानना था कि वो बड़ी आसानी से बोबा फेट को सैंक्चुरी के बाहर निकाल सकता है। तभी लूक स्काईवॉकर का एक्स विंग फाइटर पेली मोटो के हैंगर में लैंड हुआ। अनफॉर्चुनेटली इस एक्स विंग फाइटर के अंदर ग्रोगू अकेला ही आ गया। तो लूक स्काईवॉकर ने ग्रोगू जैसे फोर्स सेंसिटिव बच्चे को बिना किसी प्रोटेक्शन के सिर्फ R2 के भरोसे इतने दूर भेज दिया। कहीं स्काईवॉकर ग्रोगू की चॉइस को लेकर उससे नाराज तो नहीं। एनीवेज R2 ने पेली से डिंजारिन का पता पूछा, जो फिलहाल यहाँ से दूर मॉस एस्पा में किसी मिशन पर गया हुआ था। पेली ने ग्रोगू को उठाकर देखा कि उसने रोप के अंदर बेस्कार आर्मर पहना था। गुड चॉइस। पाइक्स पर नजर रखने फेनिक्स शैन ने कड़ा पहरा लगा दिया था। सिटी हॉल के सामने ब्लैक क्रेंसेंटान, क्लटूनियन के एरिया में गमोरियन गार्ड्स और एक्विलिश के इलाके में मॉड्स। इतनी नाकाबंदी करने के बावजूद भी कैट बेन सबकी नाक के नीचे से सैंक्चुरी तक पहुंच गया। 8D8 से इस अजनबी विजिटर की खबर मिलते ही बोबा उससे मिलने बाहर चला गया। बेन ने बोबा को बताया कि वो यहाँ पर पाइक्स के लिए निगोशिएशन करने आया है। मॉस एस्पा आने से पहले बेन ने फ्री टाउन के मार्शल को मार दिया था, यानी इनकी मदद करने कोई नहीं आ रहा। बोबा ने बेन को बताया कि वो अब सीधा पाइक्स के लीडर से ही बात करेगा। तभी बोबा को गुस्से में लाने बेन ने उसे टस्कन रेडर्स वाली बात बताई कि टस्कन रेडर्स को निक्टोज ने नहीं बल्कि पाइक्स ने मारा था। ये सुनते ही बोबा फेट फुल ऑन लड़ाई के मूड में आ गया, बट फेनिक्स शैन ने उसे किसी तरह समझा लिया कि बोबा फेट को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। बेन तो यही चाहता है कि बोबा इमोशंस में आकर कोई गलती कर बैठे। बोबा ने फेनेक की बात मान ली और इनकी 1-on-1 लड़ाई पोस्टपोन कर दी। बोबा का यह नया रूप देखकर बेन ने उसे ताना मारा कि बढ़ती उम्र के साथ बोबा फेट थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। हाँ जी, हमको भी ऐसा ही लगता है। कैट बेन के वहां से जाते ही सारे लोकल गैंग्स बोबा के खिलाफ हो गए। एक्विलिश ने मॉड्स पर हमला कर दिया। ट्रेंडोशन क्रेंसेंटान के ऊपर चढ़ गए और क्लटूनियंस ने गमोरियन गार्ड्स को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। बोबा समझ गया कि क्राइम लॉर्ड्स ने उसे जबरदस्त धोखा दे दिया है। फिर इसने मेजर डोमो को धमकाकर पाइक्स के अड्डे की लोकेशन उगलवा ली और फेनिक्स शैन को उनसे निपटने मॉस इजली भेज दिया। जाने से पहले रास्ते में शैन ने मॉड्स की जान बचाई। काफी एजी सीन था ये। धीरे धीरे पाइक्स ने सैंक्चुरी को घेर लिया। बोबा ने मैंडो को बताया कि इनके पास मॉस एस्पा छोड़कर भागने का कोई ऑप्शन नहीं है।
तो मैंडो भी ऑनर की खातिर बोबा के साथ लड़कर मरने को तैयार हो गया, क्योंकि दिस इज द वे। इनके मरने मिटने की बातें सुनकर मेजर डोमो ने बोबा को एक और ऑप्शन दिया। मेजर डोमो स्विक काउंसिल निगोशिएशन में एक्सपर्ट था, तो ये डिसाइड हुआ कि मेजर डोमो बाहर जाकर बोबा के बिहाफ में पाइक के साथ डील करेगा। बोबा ने फौरन एक पैड पर निगोशिएशन के टर्म्स लिखे और मेजर डोमो को बाहर भेज दिया। बाहर जाते ही मेजर डोमो को पता चला कि बोबा ने पैड पर पाइक्स को मारने की धमकी लिखी थी। एक्चुअल में यह बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि बोबा और मैंडो जेट पैक से उड़ते हुए पाइक्स पर सरप्राइज अटैक कर सके। पहले तो इनका प्लान काम कर गया, बट पाइक्स अटैकर्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। लकीली समय रहते वहां पर फ्री टाउन की गैंग आ गई। विकी ने मैंडो को बताया कि कैसे कैटबेन ने मार्शल पर बेरहमी से अटैक किया, बट फ्री टाउन के लोग पाइक्स की धमकियों से डरने वाले नहीं थे। कुछ देर बाद ही यहाँ पर जख्मी क्रिंसनटान और बचे कुचे मॉड्स भी आ गए। फ्री टाउन फाइटर के साथ मिलकर सबने पाइक्स को वहां से भगा दिया, पर इनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बोबा गैंग को धूल चटाने पाइक्स ने उन पर 2 स्कॉर्पनिक ड्रॉइड्स छोड़ दिए। ड्रॉइड्स के आसपास बनी रिफ्लेक्टर शील्ड को बोबा के मिसाइल से खरोच तक नहीं आई। फिर सारे 2 ग्रुप्स में बट गए। मैंडो और बोबा एक ड्रॉइड के पीछे और बचे हुए सब दूसरे ड्रॉइड के पीछे। टेक्निकली वो ड्रॉइड्स इनके पीछे पड़े थे। सबकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये डिफ्लेक्टर शील्ड को भेद नहीं पाए। इवन मैंडो की डार्क सेबर भी यहाँ काम नहीं आई। बोबा सबकी जान मैंडो के हवाले छोड़कर वहां से मदद लाने उड़ गया कि तभी वहां पर पहली मोटो आ गई। ड्रॉइड को अपने सामने देखकर मोटो फुल स्पीड में उधर से भाग निकली। मैंडो भी उसकी बग्गी से लटककर ड्रॉइड से दूर चला गया। उधर ड्रॉइड को डिस्ट्रैक्ट करने ड्रैश और जो मॉड्स सामने वाली छत पर चढ़ गए। मोटो ने मैंडो को ग्रोगू दिखाकर सरप्राइज दे दिया। मैंडो को सामने देखते ही ग्रोगू कूदकर उसके गले पड़ गया। मैंडो भी ये देखकर काफी खुश था कि ग्रोगू यहाँ बेस्कार आर्मर पहनकर आया है, बट इमोशनल रियूनियन के लिए सही टाइम नहीं था। ड्रॉइड ने मोटो की बग्गी गिरा दी और तीनों के पीछे पड़ गया। इससे पहले कि ड्रॉइड इन पर हमला करे, वहां पर रैंकॉर पर सवार बोबा फेट आ गया। पहले मुझे लगा था कि शायद बोबा स्लेव 1 लेने गया होगा, बट ये भी ठीक है। रैंकॉर ने ड्रॉइड को पीट कर शील्ड को कमजोर कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर मैंडो डार्क सेबर लेकर शील्ड के अंदर घुस गया। मैंडो ने ड्रॉइड का एक आर्म काट दिया और उसे डिसेंबल करने ही वाला था कि तभी ड्रॉइड ने उसे गिरा दिया। ड्रॉइड से मैंडो की जान बचाने ग्रोगू ने फोर्स यूज करके ड्रॉइड को लंगड़ा कर दिया। फिर बोबा से परमिशन मिलते ही रैंकॉर ने ड्रॉइड की धज्जियां उड़ा दी। इस ड्रॉइड को निपटाने के बाद बोबा और मैंडो ने रैंकॉर की मदद से दूसरे ड्रॉइड को भी ठिकाने लगा दिया। बोबा रैंकॉर पर बैठा पाइक्स को चुन चुन कर मारने लगा कि तभी वहां पर कैट बेन आ गया। कैट बेन ने गाउंटलेट में लगे फ्लेम थ्रोअर की मदद से रैंकॉर को डराकर भगा दिया। रैंकॉर के कंट्रोल से बाहर होते ही बोबा उसकी पीठ से नीचे गिर गया। यानी अब होगा बोबा फेट वर्सेस कैट बेन राउंड 2। कैट बेन को बोबा फेट की ये नई आइडियोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आई। अचानक से इसे आम लोगों का लीडर बनने का कैसे शौक चढ़ गया क्या पता। बेन फिर से टस्कन रेडर्स का टॉपिक निकालकर बोबा को गुस्से में ले आया। माना कि बोबा के पास बेस्कार आर्मर था, बट इतनी उम्र होने के बावजूद भी बेन बोबा फेट से कहीं ज्यादा तेज था। ओके, तो बाकी फैंस की तरह मैं भी शोडाउन को देखने काफी एक्साइटेड था, बट हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फिलहाल यहाँ 2 बूढ़ों के बीच लड़ाई हो रही है। माना कि ये बूढ़े बैडएस हैं, बट फिर भी आई थिंक हमने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखे थे। सो एज एक्सपेक्टेड बेन बोबा से काफी तेज निकला। बेन बोबा का हेलमेट उतारकर उसे मारने ही वाला था कि तभी बोबा ने गैफी स्टिक से बेन को गिरा दिया। चारों थाने चित नीचे पड़े बेन ने बोबा को बताया कि आज भी उसके अंदर एक किलर यानी जैंगो फेट का खून दौड़ रहा है। ये सुनते ही बोबा ने कैट बेन को मार दिया। यप, दैट्स इट। कैट बेन गैफी स्टिक से मारा गया। डिसअपॉइंटिंग, बट इसके पीछे का डीप मतलब यह था कि बोबा अब पूरी तरह से बदल गया है। बेन को गैफी स्टिक से मारकर उसने इनडायरेक्टली पाइक से टस्कन रेडर्स की मौत का बदला ले लिया। ये अब भी खुद को उनके कबीले का मेंबर मानता है। रैंकॉर पूरी तरह कंट्रोल से बाहर होकर शहर में तबाही मचा रहा था। ये देखकर सारे रैंकॉर को शूट करने लगे, बट मैंडो ने उन्हें रोक लिया। मैंडो ग्रोगो को पहली मोटो के हवाले करके रैंकॉर को कंट्रोल करने चला गया। मोटो और मेजर डोमो के बीच कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। रैंकॉर मैंडो के बस की बात नहीं। रैंकॉर ने मैंडो को खाने की कोशिश की, बाद में परेशान होकर उसे जमीन पर फेंक दिया। इससे पहले कि रैंकॉर मैंडो को मसल दे, उसके सामने ग्रोगू खड़ा हो गया। ग्रोगू ने फोर्स की मदद से रैंकॉर को शांत करके सुला दिया और बाद में खुद भी इससे चिपक कर सो गया। यानी बोबा फेट की गैंग ऑफिशियली इस लड़ाई को जीत गई। मॉसेसली में पाइक्स का लीडर टैटूइन से भागने की तैयारी कर रहा था। इन धोखेबाज गैंग लीडर्स ने पाइक्स को रोकने की कोशिश की, बट इतने सारे लोगों को खोने के बाद पाइक्स को अब टैटूइन पर नहीं रुकना।
तभी फेनिक शैन ने इन पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको मार दिया, इंक्लूडिंग मेयर साहब। आइनो के बहुत फैंस का मानना था कि इधर फेनिक को नहीं बोबा को होना चाहिए था, बट कम ऑन, फेनिक शैन के लिए भी एक बैडएस सीन बनता है ना बॉस। लड़ाई की खत्म होते ही मॉस एस्पा के लोग बोबा के आगे झुकने लगे। बोबा को इस सब की आदत नहीं थी, बट इसे यही तो चाहिए था। He wanted to rule with respect। भर भर के रिस्पेक्ट मिल रही है अब। लेकिन यहाँ बोबा ने कुछ ऐसे भी हिंट्स दिए कि शायद वो इस लीडरशिप वाले जॉब के लिए नहीं बना। फिर ये दोनों क्रिम्सन टर्न और मॉड से मिलने चले गए। मैंडो और ग्रोगू स्टार फाइटर में बैठकर टैटूइन से बाहर चले गए। मैंडो को थोड़ा मस्का मारकर ग्रोगू स्पीड के मजे ले रहा था। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि मार्शल बोबा फेट के बैक्टर टैंक में पड़ा रिकवर हो रहा था। कैड बेन ने इसके कंधे को शूट किया था। मार्शल के रिकवर होते ही मॉड इंजीनियर उसे साइबरनेटिक आर्म दे देगा, इंडिकेटिंग कि फ्यूचर स्टार वॉर्स शो में हमें मॉडिफाइड मार्शल फिर से देखने मिलेगा। बट क्या कैड बेन वाकई में मारा गया, या फिर वो किसी को सिग्नल भेजकर मदद के लिए बुला रहा था? यार अभी तो इसका लाइव एक्शन डेब्यू हुआ था। जो भी है, यह सिग्नल फ्यूचर में पक्का कोई बड़ा तूफान लेकर आएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.